अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासवाल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिगर। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा सीपीआई को डिस्कस करेंगे, साथ में डिफरेंट क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ अहम खबरें उनको डिस्कस करेंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के हवाले से। सीपीआई की रिपोर्ट को थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर आउट करता चलूं। सीपीआई की जाहिर सी बात है, रिपोर्ट की कोई फिगर होगी, ठीक है, उस फिगर वो अनाउंस होती तो मार्केट पंप करेगी, डंप करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी होता होगा। लेकिन मैं इस हिसाब से जो है वो मार्केट को एनालाइज नहीं करता। दूसरे लोग करते होंगे लेकिन मैं नहीं करता। मेरी जो एनालाइजेशन होती है सीपीआई की रिपोर्ट हो गई है, फेड इंटरेस्ट रेट की जो भी मीटिंग हो गई है, उसकी जो भी रिपोर्ट होगी, उसका जो मेरा मेन फोकस होता है मार्केट प्री एडजस्टेड। मेरा ये समझ लीजिए असम्पशन है, या मैं इस तरीके से एनालाइज करता हूँ कि मार्केट अपने आप को पहले ही जो भी फेड की इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होगी या सीपीआई की जो भी अनाउंसमेंट होगी, उस हिसाब से मार्केट अपने आप को पहले ही एडजस्ट कर लेती है। और अगर हम वो एडजस्टमेंट समझ लें तो फिर हमें एक अच्छा अंदाजा हो जाता है कि एक्यूरेटली जो है वो सीपीआई की रिपोर्ट या फेड इंटरेस्ट रेट की मीटिंग की जो रिपोर्ट है वो आने के बाद मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी, आइदर और ज़्यादा उस ट्रेंड को फॉलो अप करेगी या फिर वहाँ से जो है एक रिलीफ रैली या रिकवरी ले लेगी। ऑल्दो कि एग्जैक्ट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना कि एक सपोज दैट कि सीपीआई की फिगर 8.1 आनी है तो मार्केट ने ऊपर जाना है, 9.1 आनी है तो मार्केट ने नीचे जाना है। इस तरीके से अगर आप प्रेडिक्शन करोगे या एनालाइजेशन करोगे तो वो मोस्टली जो है वो गलत होने के चांसेस होते हैं। तो पहले आपको ये देखना होगा कि मार्केट जो भी सीपीआई की एक्सपेक्टेड फिगर्स हैं उस हिसाब से मार्केट ने अपने आप को एडजस्ट किया है या नहीं किया। सपोज दैट कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, ठीक है, और सीपीआई की रिपोर्ट आने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही सीपीआई की रिपोर्ट आएगी, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने अपने आप को सीपीआई की रिपोर्ट के हवाले से एडजस्ट नहीं किया, तो बिटकॉइन के क्रैश होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आइदर कि सीपीआई की रिपोर्ट अच्छी है या बुरी है, क्योंकि एक बेयर ट्रेंड है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा। और अगर मार्केट अपने आप को पहले से ही एडजस्ट कर लेती है और सीपीआई की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बुरी आती है, तो मार्केट अपने आप को थोड़ा-सा और ज़्यादा एडजस्ट करेगी, थोड़ा बहुत और हमें और नीचे जाता हुआ नज़र आएगा बिटकॉइन, फिर दोबारा से थोड़ी बहुत रिकवरी लेता हुआ नज़र आएगा, और ये तमाम चीज़ें जो है वो मंथ वाइज़ चलती रहेंगी, जिसे हम रिलीफ रैली भी कहते हैं बेयर मार्केट की। तो ऑल्दो ये तमाम चीज़ें इस हिसाब से चलती हैं, तो इनको हम डेली बेसिस पे भी आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। आज हम कुछ और चीज़ों को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो एस्टिमेटेड लेवरेज रेशियो ये क्रिप्टो कॉइन पर ये चार्ट होता है। ये होता क्या है, मैं आपके साथ शेयर करते चलूँ। द एक्सचेंज ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय देयर कॉइन रिजर्व व्हिच शोज़, यानी कि एक्सचेंज का जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो डिवाइड हो जाता है उस कॉइन के साथ, जो भी एक्सचेंजेस में होगा, एक्सचेंजेस के रिजर्व्स में। जो ये बात अगर हम दोनों फिगर्स को डिवाइड कर देंगे तो उससे हमें ये पता लगता है हाउ मच लेवरेज इज़ यूज्ड बाय द यूज़र्स ऑन एवरेज, यानी कि ऑन एवरेज जो ये ट्रेडर्स हैं वो कितना लेवरेज है वो ले रहे हैं। इंक्रीज़ इन वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू में इंक्रीज़ हो तो इंडिकेट करता है ये मोर इन्वेस्टर आर टेकिंग हाई लेवरेज रिस्क इन द डेरिवेटिव ट्रेड। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये चार्ट ऊपर जा रहा हो और ये सर्टेन स्पाइक ले ले, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेडर जो है वो हाई रिस्क ले रहे हैं अपनी ट्रेड्स के अंदर। अब यहाँ पर अगर आपको ये नज़र आता है कि हाई इसने एक तरह का पंप लिया है या ऊपर की जानिब आपको ये जाता हुआ नज़र आ रहा है, स्टिपर में बहुत सीधा ऊपर गया है, उतना तेज़ी से उतना ऊपर गया, तो मीन्स दैट कि मार्केट इस वक्त जो है वो हाईली रिस्क पर है। तो आपको कोई भी मूवमेंट नज़र आ सकती है जो कि फ्लक्चुएट करेगी लॉन्ग एंड शॉर्ट्स की पोजीशन को। सेम यहाँ पर अगर मैं आपके साथ शेयर करते चलूँ, इस डंप को अगर आप देखें या फिर ये वाला सिनेरियो देख लें यहाँ से, 5th दिसंबर 2021 से आपको जो है वो ये लेवरेज रेशियो इंक्रीज आउट होता हुआ नज़र आया और इसने एक सर्टेन पीक ली, और जैसे-जैसे पीक लेता रहा हमें जो है वो यहाँ से फिर मार्केट क्रैश होती हुई नज़र आई। 28 दिसंबर के बाद से लेकर मार्केट जो है वो क्रैश आउट हुई तकरीबन 23 जनवरी तक। तो ये ओवरऑल सिनेरियो होता है, ऑल्दो कि ज़ाहिर-सी बात है कि जिस जानिब भी शॉर्ट या लॉन्ग ज़्यादा होंगी फिर वो उनको जो है वो लिक्विडेट करवाया जाता है। सेम इसी तरह का सिनेरियो हमें इथेरियम मर्ज के दौरान नज़र आता है, जबकि ओपन इंटरेस्ट जो है वो इथेरियम मर्ज का जो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड लेने लग गए थे इथेरियम के अंदर, और न्यू इन्वेस्टमेंट आ रही थी डेरिवेटिव मार्केट में जिसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशंस होती है। तो उसके बाद जब इथेरियम मर्ज हो गया तो उसके बाद हमें जो है वो हैवी करेक्शन जो है वो इथेरियम मर्ज में नज़र आई, और स्टिल जो है वो चल रही है। जिस हिसाब से इथेरियम की प्राइस होनी चाहिए थी वो नहीं है। अब हमें नेक्स्ट क्या नज़र आता है, नेक्स्ट नज़र आता है बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क वर्सेस अदर। अब इसको थोड़ा-सा समझ लीजिए, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क के कॉइन होंगे, प्रूफ ऑफ स्टेक के कॉइन होंगे। प्रूफ ऑफ वर्क में बिटकॉइन, एलटीसी, डॉज कॉइन है। प्रूफ ऑफ स्टेक में जो है वो इथेरियम, सोलाना, आर्डा इस किस्म के कॉइन हैं, बीएनबी भी रख सकते हैं आप। अब ज़रा इसको समझ लीजिए, बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क इस तरीके से काम करेगा कि जो ओवरऑल ट्रांज़ैक्शन फ़ीस होगी, उसको कम कर देगा, और जो स्मॉल ट्रांज़ैक्शंस जो हैं वो बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क में होंगी, फिर वो तमाम ट्रांज़ैक्शंस मर्ज होकर एक सिंगल ट्रांज़ैक्शन जो है वो बिटकॉइन में हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी एसेट की वोलेटिलिटी है, यानी कि एसेट की जो वेरिएशन है, वो आपको सिर्फ़ बिटकॉइन में मेजर आउट करनी पड़ेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है इतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होगा, और जैसे-जैसे ये तमाम चीज़ें बढ़ती जाएँगी, तो बिटकॉइन इतना वोलेटाइल मूव लेना भी जो है वो कम कर देगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, वो भी यही सारे काम करने की जानिब जो है जा रहे हैं, जिनमें ट्रांज़ैक्शंस पे उनका जो फ़ोकस है, जिसमें एक्सआरपी हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, आर्डा हो गया। इन तमाम नेटवर्क्स को अगर देखें तो इनके बीएनबी हो गया, इन तमाम का नेटवर्क फ़ोकस यही होता है कि जल्दी से जल्दी ट्रांज़ैक्शन को किया जाए
और लो बजट में किया जाए, लेस ट्रांज़ैक्शन फ़ीस हो और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, तमाम चीज़ें हो ये की जाएँ। अब ज़ाहिर-सी बात है कि ये तमाम चीज़ें वो अपने कॉइन में करते हैं। अब लाइटनिंग नेटवर्क में आने वाले वक़्त में कुछ इस तरीके से होगा कि एक लाइटनिंग नेटवर्क का खुद का अपना कॉइन होगा और दूसरा बिटकॉइन होगा। ज़ाहिर-सी बात है, अगर लाइटनिंग नेटवर्क कोलैप्स कर जाता है, तो लाइटनिंग नेटवर्क का जो कॉइन होगा, वो जो है वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, वो भी जो है वो क्रैश आउट करेगा और बिटकॉइन उसी तरीके से जो वेरिएट करता रहेगा। मीन्स दैट कि लाइटनिंग नेटवर्क जो है वो इस सिस्टम में आने वाला जो भी कोलैप्स होगा, उस लाइटनिंग नेटवर्क का जो कॉइन होगा वो उसको जो है वो एक तरीके से कंज़्यूम कर लेगा और बिटकॉइन उसी हिसाब से वेरिएट करता रहेगा, जिस हिसाब से नॉर्मल रूटीन में जो है वो करता है। लेकिन आने वाले वक़्त में जो पोर्टफ़ोलियो की डाइवर्सिफ़िकेशन होगी, वो कुछ इसी तरीके से होगी। लाइटनिंग नेटवर्क भी जो है वो एक समझ लीजिए एसेट की तरह जो है हमें नज़र आएगा, एक एसेट क्लास रखता होगा, जो कि सर्विस प्रोवाइड करेंगे बिटकॉइन की, बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क की। ऑल्दो ये तमाम चीज़ें एल सल्वाडोर में पहले ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब रह चुकी हैं। अब लोगों का जो फर्स्ट इनिशियल ट्रस्ट देख लें क्रिप्टो मार्केट में अगर किसी चीज़ पर होगा, तो सबसे पहले बिटकॉइन पर होगा, फिर ये लाइटनिंग नेटवर्क चलते रहेंगे, तो फिर हमें डिफरेंट कॉइन्स भी जो है वो नज़र आएँगे। लेकिन इनिशियली जो है वो जो हमें नेक्स्ट बुल रन में हाइप नज़र आती है, वो लाइटनिंग नेटवर्क की नज़र आएगी। ऑल्दो ये चले या ना चले, लेकिन हाइप की वजह से जो लोग अच्छा खासा इससे प्रॉफ़िट लेकर जो है उसको एग्ज़िट करेंगे, ऑल्दो कि कुछ लोग इसमें फँस भी जाएँगे। इथेरियम नेमिंग सर्विस को तो पता होगा, इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क नेम सर्विस से थोड़ा-सा बचकर रहिएगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अब ये होता क्या है कि इथेरियम नेमिंग सर्विस जो था वो आपके इथेरियम का जो वॉलेट एड्रेस होता था, उसकी जगह आपका एक जो है वो नाम होता था। ज़ाहिर-सी बात है कि इथेरियम नेमिंग सर्विस जो है वो इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ जो है वो इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे ट्रांसफ़र हो गया। अब जबकि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क है, तो उसके भी वॉलेट को वो जो है वो कोई नाम चाहिए होगा, तो उसके लिए इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क नेम सर्विस के नाम से कुछ निकला है, लेकिन इससे मोहतात रहें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, इसको हम तकरीबन जून में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये एक तरह का बिटकॉइन रिबन समझ लीजिए, इसको रिग्रेशन समझ लें या बिटकॉइन पावर लॉ कॉरिडोर। अब ये होता क्या है, ये आपको जो बिटकॉइन नज़र आ रही है, बिटकॉइन इनिशियल जब से हुआ है ये अब तक का है, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस नहीं है, बिटकॉइन की प्राइस का लॉग है। अब लॉग क्या होता है, लॉगरिथम आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, ये वही है। बिटकॉइन की वैल्यूज़ का जो लॉग लिया जाता है और वैल्यूज़ को लॉग लेने के बाद बिटकॉइन कुछ इस तरह का नज़र आता है, जिसमें नज़र आता है कि बिटकॉइन को आप किसी भी पोज़ीशन पे, किसी भी टाइम पे बाय करेंगे, तो आने वाले 4 साल के बाद जो है वो आपको प्रॉफ़िट ही देके जाएगा। तो लास्ट टॉप ये था, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉप फिर ये आया, उसके बाद नेक्स्ट टॉप फिर ये आया। ठीक है, अब बॉटम देखें तो लास्ट बॉटम ये था, उसके नेक्स्ट बॉटम ये आया, ये इसको कंसीडर कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट बॉटम गया, फिर नेक्स्ट बॉटम गया। अब इस दफ़ा ये बॉटम नहीं आएगा, इसका मतलब ये होता है, ये वो कुछ रीजन्स हैं जो बिटकॉइन की एक्चुअल प्राइस के हिसाब से इसके बाद ये बुल रन को जो एक्सपेक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, या एक रिलीफ रैली को प्रेडिक्ट करते हैं। इसके बाद से जो है वो बिटकॉइन रिलीफ रैली जो है वो बिटकॉइन बुल रन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ओवरऑल ये सिनेरियो है। ओवरऑल अगर आप बिटकॉइन कैपिटुलेशन के साथ देखें, ऑन चेन जितने भी इंडिकेटर हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से देखें, तो बिटकॉइन हमें जो है वो बुलिश ही नज़र आता है आने वाले टाइम में। लेकिन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल मूव के बाद आएगा, कितना ज़्यादा बॉटम टच करके आएगा, वो इस सिचुएशन में कहना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको आप हमारी टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की वीडियो है, जिसमें बिटकॉइन पावर लॉ कॉरिडोर है, और बिटकॉइन अगर चैनल पे जाके सर्च करेंगे बिटकॉइन बॉटम, 2 से 3 वीडियो आ जाएंगी, जिनमें तमाम इंडिकेटर्स को जो आपके साथ शेयर किया है। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो कॉइन ग्लास पे जाके जो देख सकते हैं। ये चीज़ है बीटीसी AQR, ये VPVR से जो वॉल्यूम रेंज विजिबल प्रोफाइल होता है, उससे जो है वो ये प्रेडिक्शन वगैरह करते रहते हैं। तो इनकी अभी लेटेस्ट ट्वीट क्या है, मैनी ऑल्ट कॉइन्स लुक लाइक दे वांट टू न्यूक ड्रॉप लाइक 50% मोर। ठीक है, अब ये इसको जो मजाक में भी लेते हैं, इस हवाले से जो है वो इनकी प्रेडिक्शन भी है। ऑल्दो के अब जबकि स्टॉक मार्केट अपना बॉटम लेगी, ज़ाहिर सी बात है, फिर ऑल्ट कॉइन्स में हमें ब्लीड नज़र आएगा, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स से इन्वेस्टमेंट निकल के बिटकॉइन को सिक्योर करने की जानिब जो हो जाती है। इसको बिटकॉइन डोमिनेंस कहते हैं हम आसान अल्फाजों में। ऑग्ला मोरेल्स की अगर आप देख लें तो डॉ जोन्स के हवाले से कुछ डेट्स हैं, 1st, 6th, 12th, 19th एंड 25th अक्टूबर। इसको चाहें तो आप जाके देख लीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो गैन थ्योरी के हवाले से इसको जो है वो आप देख सकते हैं। मैं इस पे जो है वो ज़्यादा काम नहीं करता। अकॉर्डिंग टू इन डेट्स में ये होता है कि ज़ाहिर-सी बात है मार्केट वॉलेटाइल मूव्स लेती है। एस्ट्रोलॉजिकली जो है उन तमाम चीज़ों को प्रेडिक्ट किया जाता है, लेकिन उसमें जो वो काफ़ी अहम किरदार जो है वो गैन थ्योरी का होता है। गैन थ्योरी ये कहती है कि लास्ट टाइम जब जो 12 अक्टूबर को क्या हुआ था, 19 अक्टूबर को क्या हुआ था, ऑल्दो कि इसका काफ़ी बड़ा इनपुट जो है वो गैन थ्योरी का रहता है। गैन थ्योरी में सिर्फ ये नहीं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। ये बहुत अच्छी खबर है और बहुत बुरी साबित हो सकती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन लॉन्चेस इन्वेस्टिगेशन इनटू बोट ऐप यार्ड क्लब क्रिएटर योगा लैब्स। अब जब तक कि ये एनएफटी बना रहे थे समझ में आ रहा था, ठीक है। एनएफटी के बाद से इन्होंने जो है अपना ये एप कॉइन लॉन्च किया, जिसने बहुत ज़्यादा पंप भी किया, जिसको $100 तक भी जाना था। इसके बाद मार्केट जो है वो एक बेयर मार्केट में कन्वर्ट हो गई।
और उसके बाद जो हमें एपकॉइन भी क्रैश करता नज़र आया, फिर उसके बाद मल्टीपल एनएफटी के जो है वो हैक्स हुए। अब इन तमाम चीज़ों पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करे, अगर वो अच्छी हो या बुरी हो, वो प्रोजेक्ट जो है वो खतरे में पड़ जाता है, इन्वेस्टर उसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है। जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को छोड़ देता है, तो भले वो प्रोजेक्ट उसने जो है वो $50 का सेल आउट किया हो या $20 का सेल आउट किया हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के निकलने के बाद वही प्रोजेक्ट 200 का हो जाए, तो फिर वो एंट्री ले लेता है। लेकिन जब तक ये तमाम चीज़ें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में चलती हैं, तो फिर जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समझ लीजिए, उन तमाम चीज़ों से जो वो दूर रहता है। इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एक्सआरपी का चार्ट जो है वो 3 सालों का निकाल कर देख लीजिएगा। इसके बाद हमें क्या नज़र आता है, एक्सक्लूसिव ओपनसी लॉन्चेस इट्स एनएफटी मार्केट प्लेस ऑन एवलांच। आगे आप जो है वो उसको देख लीजिएगा, एवेक्स, AVAX। अब जबकि इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला गया, अब इतनी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन फ़ीस भी नहीं लगेगी, ट्रांज़ैक्शन होगी भी जल्दी, गैस फ़ीस का भी इशू नहीं रहेगा, एनर्जी कंज़प्शन का भी इशू नहीं रहेगा। तब ओपनसी को एवलांच पे जाने की क्या ज़रूरत है, या सोलाना की क्या ज़रूरत है, या फिर इस किस्म के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़ रही है और इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स जो है वो उस दूसरी जानिब भी जो शिफ्ट आउट हो रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने कोई ना कोई विजन रखा होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा कि आने वाले वक्त में जो इथेरियम को क्या-क्या जो है वो ख़राबियाँ या क्या-क्या परेशानियाँ जो है वो पेश करनी पड़ सकती हैं। जिस हवाले से जो है वो ओपनसी अपनी सिक्योरिटी को यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हुए डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को भी जो है अपने साथ कनेक्ट आउट कर रहा है, ताकि अगर इथेरियम में कोई मसला आता है तो ओपनसी को कोई मसला ना हो अपनी प्लेटफ़ॉर्म्स को यानी कि चलाने में और ट्रेडिंग वगैरह करने में। आने वाले वक्त में जैसे आपको क्रिप्टो ब्रिज नज़र आता है, सपोज़ दैट कि अभी रिसेंटली जो है वो बीएनबी ब्रिज में जो है वो हैक हुआ, इससे पहले और भी काफ़ी सारे ब्रिजेस में हैक हुआ, जिसमें एक चेन से दूसरे चेन में जो है वो कॉइन्स को कन्वर्ट किया जाता है। अब आने वाले वक्त में जो है वो आपको डिफरेंट एनएफटी क्रॉस ब्रिजेस भी नज़र आएँगे, जिसमें आप एक चेन से अपनी एनएफटी को दूसरी चेन में जो है वो ट्रांसफ़र आउट करने की शायद हमें जो है वो ऑप्शन मिले आने वाले वक्त में। अगर ऐसा होता है तो फिर हमें उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हैक्स नज़र आएँगे क्रॉस ब्रिज में। ऑल्दो कि होगा किस एल्गोरिथम के ज़रिए, किस प्रोग्रामिंग के ज़रिए, इस हवाले से मेरी इसमें जो है वो एक्सपर्टीज़ इस वक्त तक नहीं है। ऑल्दो कि जस्ट एक अज़म्पशन है, आने वाले वक्त में शायद ऐसा हो। क्रिप्टो के हवाले से भी जब ऐसा शो होना शुरू हुआ, एक चेन से दूसरी चेन पे जाना शुरू हो गए कॉइन्स, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो तब भी जो है वो इस बात पे यकीन नहीं था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो आने वाले में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एनएफटी भी जो है वो क्रॉस चेन हुआ करे, लेकिन ज़ाहिर सी बात, जब एनएफटी क्रॉस चेन हुआ करेगी, तो भी एनएफटी में काफ़ी ज़्यादा हैक्स जो है वो हुआ करेंगे। एक्सआरपी को खोल के आपके सामने इसलिए रखा हुआ है यहाँ पर दिखाने के लिए कि एक्सआरपी की जो नेक्स्ट डेट है 14 अक्टूबर के वॉलेटाइल मूव नज़र आएगा एक्सआरपी के हवाले से आपको। दूसरी चीज़ ये कि जो भी डेट्स हैं वो जेम्स के फ़िलान हैं, यहाँ पर आपके @फ़िलान लॉ है, यहाँ पे आके आप देख लें, और डेट्स आप खुद ही देख लेंगे, वहाँ पे आके अपडेट होती रहती हैं, ठीक है? तो फिर उसके बाद जो है वो आपको जो एक्सआरपी में वॉलेटाइल मूव्स आते हैं, वो आपको जो है वो प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी। आइदर एक्सआरपी शॉर्टर टाइम फ्रेम में कितनी टाइम तक की एक रिलीफ रैली लेता हुआ जो है वो नज़र आएगा, क्योंकि ऑल्दो तमाम चीज़ें कनेक्ट हैं बिटकॉइन के साथ, तो बिटकॉइन कनेक्ट है यूएस स्टॉक के साथ, जिस हिसाब से ये तमाम चीज़ें वेरिएट करती हैं, ये भी वाइस वर्सा जो उसी हिसाब से वेरिएट करते हैं। कुछ 1 या 2 दिन, 1 या 2 हफ्ते का गैप आ जाता है, वो एक अलग बात है। वीचेन के बारे में अच्छी खबर है, वीचेन टू एक्सपेंड यूरोपियन टीम विद ओवर 100 न्यू डेवलपर्स, एक अच्छी खबर है, और वीचेन के लिए, वीचेन प्रोजेक्ट के लिए भी एक अच्छी खबर है। वर्ल्ड वाइड सिचुएशन देख लें तो कुछ ऐसी सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, और S&P 500 इंडेक्स को देख लें तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। हेल्थ केयर ने परफॉर्म किया, कंज्यूमर डिफेंसिव ने परफॉर्म किया, इंडस्ट्री ने परफॉर्म किया, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल के बहुत बुरे हालात जो है वो हमें नज़र आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5:30 PM, तो यहाँ पर आप चाहें तो खुद भी जो है वो इसकी टाइमिंग जो है वो यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। +5 GMT, अगर आप इंडिया से तो इंडिया के हिसाब से सेट कर लें, जहाँ पर भी हैं दुनिया में उस हिसाब से सेट कर लें, तो ये आपको आपकी कंट्री के टाइम के हवाले से बता देगा, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट ये है कि pls.gov/schedule इस वेबसाइट पे ऑफिशियली अनाउंस होता है। जो ओरिजिनल सीपीआई की रिपोर्ट होती है वो इस वेबसाइट पे अनाउंस होती है, जो कि यूएसए की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। जो आज का दिन है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तकरीबन जो है वो 12 अक्टूबर को रात 11 बजे के करीब जो है वो यूएसडी में जो है वो एफओएमसी के मिनट्स अनाउंस होंगे। जो लास्ट एफओएमसी की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स जो है वो इसमें अनाउंसमेंट होती है, जिसमें ये बात प्रेडिक्ट की जाती है कि आने वाले वक्त में कितना जो है वो इंटरेस्ट रेट को हाई किया जाएगा। उस हवाले से उस मीटिंग के मिनट्स जो है वो डिस्क्लोज आउट होते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि इसका एक हाईली इम्पैक्ट होगा। फिर इसी के बाद नेक्स्ट हमें सीपीआई की रिपोर्ट नज़र आती है, तो ओवरऑल दोनों का एक मर्ज इफेक्ट जो है वो मार्केट में हमें फिर जो है वो सीपीआई की रिपोर्ट आने के बाद जो है नज़र आना शुरू हो जाएगा। 3 हफ्ते रह चुके हैं, नेक्स्ट एफओएमसी की जो भी इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होगी उसमें, जो कि फेड की अनाउंसमेंट होती है, और एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स एक अलग चीज़ होते हैं जिसमें प्रेडिक्शन की जाती है, ऑल्दो कि हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अब नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर इंडिसेस इस वक्त ओपन है, थोड़ा बहुत जो है वो सांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मेजर इंडिसेस को देख लें, मेजर इंडिसेस इस वक्त क्लोज हैं और बहुत बुरी हालत में क्लोज हुए हैं। डॉ जोन्स ने थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा के जो अपने आप को क्लोज आउट
किया है बिटकॉइन की ऑप्शंस की जो मैक्स पेन प्राइस है, ऑल्दो कि मैक्स पेन प्राइस होती क्या है, तो कॉल एंड पुट का एक तरह का वो रीजन होता है जहाँ से एक्सचेंजेस को हाईली प्रॉफिट होता है। उस मैक्स पेन प्राइस के ऊपर अगर बिटकॉइन या जो भी ऑप्शन से होता है वहाँ चला जाए तो एक्सचेंजेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो रीजन होता है जहाँ सबसे ज़्यादा कॉल एंड पुट जो है वो लिक्विडेट हो रहे होते हैं, उनको लॉस हो रहा होता है। तो इस वक्त अगर स्टिल देख लें 14 अक्टूबर का भी कॉल एंड पुट देख लें, तकरीबन 19,500 के पास ही हमें जो है मैक्स पेन प्राइस जो है वो नज़र आती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्रिप्टो कॉइन्स को, कौन से कॉइन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एप ने करेक्शन ली है, ज़ाहिर सी बात एप की न्यूज़ को शेयर आउट कर लीजिए। यूनी ने करेक्शन ली, लेकिन यूनी ने थोड़ी लेट करेक्शन ली और यूनी ने जो वो लास्ट बेनिस्बत डिफरेंट कॉइन्स के काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और डिफरेंट ऑल्ट कॉइन से। HT ह्यूबे ग्लोबल को मैं आपके साथ शेयर आउट कर चुका हूँ। XMR ये प्रूफ ऑफ वर्क का कॉइन है और अब इसका तीसरा चौथा स्टेक है, तो ये आपको वैसे ही परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। फिर बाद में इनकी वीकली अपडेट्स होती हैं, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। HNT के बारे में कुछ बुरी खबरें थी, लास्ट डेज में HNT ने बुरा परफॉर्म किया था। इस दफ़ा HNT जो है वो थोड़ी बहुत रिकवरी में नज़र आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो HNT के बारे से कुछ अच्छी खबरें जो है हमें देखने को नहीं मिलती। बाइनेंस ने भी जो है वो HNT को डीलिस्ट किया था कुछ जगहों से, तो HNT के हवाले से जब तक कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती तो HNT को जो है वो कंसीडर करना, बहुत ही अच्छा कंसीडर करना जो है वो सब मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन मेरे कुछ अच्छे फेवरेट प्रोजेक्ट्स में से जो है वो एक HNT को भी मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो समझता हूँ। QNT अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र, डॉज भी हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र, लूना क्लासिक वेल्स के हाथों में है, BNB की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही। S&P 500 इंडेक्स को शॉर्ट रिव्यू के साथ आपके साथ जो शेयर आउट करता चलूँ, तकरीबन 13 घंटे 13 मिनट के बाद जो है ये दोबारा से ओपन होगा। अगर RSI को देख लें तो RSI स्टिल अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है कि S&P 500 इंडेक्स में चांस है कि और ज़्यादा प्राइस करेक्शन करे या क्रैश होने की। बिटकॉइन को देख लें तो बिटकॉइन की ओवरऑल सिचुएशन कुछ इस तरीके से, इस वक्त जो है 19,052 पर हमें बिटकॉइन ट्रेड आउट होता हुआ नज़र आ रहा है और इथेरियम तकरीबन जो है वो 1280 के राउंड अबाउट जो ट्रेड आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस मूव को देखें तो यही वो मूव होता है जिसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट को जो है लिक्विडेट किया जाता है और इसी प्राइस रेंज और प्राइस वेरिएशन के साथ होता है। सेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं और फिर इस कैंडल में देख सकते हैं। 12,000 ट्रेडर लिक्विडेट थे लास्ट 24 आवर की, जो भी हमारी आपके साथ शेयर आउट हमने की थी अपडेट। इस वक्त अगर आप देखें तो 51,000 के करीब जो ट्रेडर हैं वो लिक्विडेट हो चुके हैं और यहाँ पर आप दो स्पाइक्स जो है वो देख सकते हैं ट्रेडिंग लिक्विडेशंस के। और इससे पहले आप देखें तकरीबन 10 से 12 दिन में जो है वो कोई हमें लिक्विडेशन नज़र नहीं है। इसके बाद सडन जो है वो हमें 51,000 के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेडर लिक्विडेट होते हुए नजर आए। तो ये भी कुछ वॉलेटाइल मूव्स होते हैं जिनकी प्रोडिक्शन आप पहले ही जो है अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि मार्केट इतना वॉलेटाइल मूव लेगी कि ज़ाहिर सी बात है कि एक डेली टाइम फ्रेम में 12,000 ट्रेडर जो है वो लिक्विडेट हो रहे हैं और उतनी ही टाइम ड्यूरेशन में जो है वो 51,000 या 60,000 कभी कभार 1 से 1.5 लाख 2 लाख भी ट्रेडर जो है वो लिक्विडेट हो रहे हैं। तो प्राइस को उस हिसाब से वेरिएट करना पड़ता है। इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों की लिक्विडेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तकरीबन 95,000 के करीब जो BTC एग्जिट है, उसमें से तकरीबन 5,000 के करीब BTC ने एंट्री ली दोबारा से और बिटकॉइन आपको 18,000 को टच करता हुआ नजर आया। जब ये ओवरऑल पूरा इसमें से 10,000 या 20,000 भी एंट्री लेता है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिटकॉइन कितनी बड़ी करेक्शन जो है वो ले सकता है। डेली टाइम फ्रेम में देख लें तो यही 44 मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन के करीब जो है वो इक्विवेलेंट होता जा रहा है और यहाँ से जो मल्टीपल टाइम पे इसने रिजेक्शन ली, तकरीबन अगर आप देख लें तो 3 अक्टूबर से रिजेक्शन यहीं से ले रहा है। नेक्स्ट हमें 100 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ से रिजेक्शन मिलती है। अगर इसको थोड़ा बहुत रिलीफ ले लेता है तो फिर उसके बाद हमें ये सिचुएशन नजर आएगी। ऑल्दो कि ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें नजर। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में जो भी राय है, CPI की रिपोर्ट से पहले FOMC की मीटिंग्स की मिनट्स के बाद जो है वो ओवरऑल क्या सिचुएशन रहेगी, फिर CPI के बाद पूरा मार्केट पे किस किस्म का इम्पैक्ट होगा, मार्केट आपको किस जानिब जाती हुई नज़र आ रही है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, जिसमें जो है वो 8 नवंबर को जो USA के जनरल इलेक्शन होंगे उसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है, CPI की रिपोर्ट, FOMC की मीटिंग के मिनट्स, उसके बाद 2 नवंबर को फैड की इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होगी और 8 नवंबर को US जनरल इलेक्शन है। तो ओवरऑल इन तमाम डेट्स का जो भी इम्पैक्ट है आपको क्या नज़र आता है, कल के दिन क्या होगा और इसके साथ ही जो है वो 8 नवंबर तक ओवरऑल क्या सिचुएशन रहेगी, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए जाने फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान।